नमस्कार सीनियर्स, देयर सीनियर्स एंड फ्रेंड्स। पहले तो आई शुड से थैंक्स टू द फोरम बिकॉज प्रोफेसर बैरा ने बहुत पहले कहा था अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी पे बोलने के लिए, 15 दिन पहले शायद। मुझे डॉक्टर ललित को, डॉक्टर अरविंद सिन्हा को, एक आध लोगों को और अच्छा हुआ कि कल जो कोऑर्डिनेटर मैम थी उन्होंने हमें दावत नहीं दी। वजह यह है कि 12 मिनट में बात कह पाना कोई मुमकिन नहीं है। भगवान दा तो हर फन मौला हैं। बाकी जो डॉक्टर भारती जो थे, दैट वाज अ रियली आई ओपनर। और उससे पहले एक वेबिनार और था जिसमें जस्टिस लोकुर से सुना, और बहुत पुराना साथी था मेरा राजीव रंजन प्रसाद, NIRD में डायरेक्टर से रिटायर हुआ। पहली बार सुना भी उसको और अच्छा भी लगा। लेकिन ये जो मुद्दा है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का, मेरे को तो आज तक समझ ही नहीं आया कि व्हाट एंथ्रोपोलॉजी इज़ नॉट, क्योंकि मेरे को तो हर जगह एंथ्रोपोलॉजी नज़र आती है। मैं आप लोगों को एक दो बातों से शुरू करता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे कई एपिसोड बनाने पड़ेंगे। इसलिए व्हेन आई वाज अ जर्नलिस्ट इन 1980s, पुरानी चीज़ें खंगालने का बहुत शौक़ था। एक खबर मुझे पता लगी कि 1960s वेस्ट एशिया में, शायद सऊदी अरेबिया ने ऑर्डर दिया अगरबत्तियों का हिंदुस्तान को। सैंपल गया, पास हो गया, 4 करोड़ रुपए की अगरबत्ती इसका। शिपमेंट वेंट, केम बैक बिना खोले। रीज़न कि वो जो पैकेट थे उस पर कृष्ण सुदामा की फ़ोटो लगी हुई थी। क्या इसमें एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कोई रोल नहीं हो सकता? या एक बात और, कपिल देव को सब लोग जानते हैं। कपिल देव के कोच थे चेतन शर्मा, कोच थे देश प्रेम आज़ाद, और चेतन शर्मा के कोच भी देश प्रेम आज़ाद थे। और चेतन शर्मा वाज नो लेस टैलेंट अकॉर्डिंग टू मी, पर उसके बावजूद भी इतना फ्लरिश नहीं किया। क्यों? एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि पेसर के लिए यू नीड ब्रॉड शोल्डर्स। अगर एडोलेसेंस में ही किसी ने बता दिया होता इन टर्म्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स, तो इजंट इट एंथ्रोपोलॉजी? एक बात और बताता हूँ। प्रोफेसर भट्टाचार्य जिस दिन रिटायर हुए, एक एडिटेड बुक निकाली गई उनके नाम से, इशूज एंड थीम्स इन एंथ्रोपोलॉजी, डेडिकेटेड टू हिम। करीब 800 पेज की किताब थी। मेरा भी उसमें कंट्रीब्यूशन था करीब 8 पेज का। प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव और डॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह एडिटर थे उनके, और हिंदू ने रिव्यू निकाला था उसका, शायद हाफ पेज का या उससे थोड़ा कम रहा होगा। और उस रिव्यू में करीब 1/3 स्पेस वाज गिवन टू माय आर्टिकल। 8 पेज का करीब 800 पेज में से, मतलब 1% ऑफ द टोटल कंटेंट। मैंने कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं की थी। बात ये थी कि मेरी बातें जर्नलिस्ट को समझ आ रही थी। आज भी हम लोग देख रहे हैं, इस जर्नल में छापा जाए, उस जर्नल में छापा जाए, सब कुछ किया जाए, लोगों की नज़रों में भी तो आया जाए भाई। हार्डन ने 1910 में कह दिया था कि एंथ्रोपोलॉजी के पॉपुलर होने की वजह क्या है? उसकी वैल्यूज़ जो ना तो सत्ता से मिलती हैं और ना ही एलीट से मिलती हैं, ना ही कॉमनर से मिलती हैं। कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से एंथ्रो पॉपुलर हो जाती है। अब क्या हो रहा है?
जो ही वो लॉकडाउन लगा, आप ये मान के चलिए कि मुझे लॉकडाउन लगने का बहुत फ़ायदा हुआ। कैसे? पिछले 5 साल में मैंने सिर्फ 5 साल पहले मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था बिरहोर के बारे में। मानव का एडिटर था उन दिनों में, एंड आई गॉट इट पब्लिश्ड देयर, एंड देन ऑन बिकॉज आई वाज एडिटर फॉर 8 years, 4 years मैनेजिंग एडिटर एंड अनदर 4 एज एडिटर, तो मेरा रुझान जो है हिंदी की तरफ जो है वो काफ़ी बड़ा था। उसके बाद जो है अपने व्यवसाय की वजह से नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन 1 साल के कोरोना में आई रोट 4 आर्टिकल्स। एक तो ओरिएंटल में शायद आने वाला है अभी, एक मैंने लिखा, मैं चाह रहा था ईस्टर्न में भेजने के लिए। आई सेंट टू प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव, जिसको मैं भाई कहता था, उसके रिव्यू के लिए, कमेंट के लिए भेजा था। तो उन्होंने कहा कि हम इसको अपने जर्नल में छापेंगे। मुझे लगता था कि ईस्टर्न का जो है दायरा ज़्यादा वाइड है, उन्होंने बताया मेरे को उसका। पता नहीं अब उसका क्या होगा, आप में से जो भी सर्वे के लोग हैं अगर बताएं। कैप्शन वाज एंथ्रोपोलॉजी बियॉन्ड इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और जो अभी आ रहा है ओरिएंटल में, दैट इज़ विदर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। और फिर एक और जो किताब आ रही थी, प्रोफेसर विनय उसको एडिट कर रहे थे, अब शायद प्रोफेसर जोशी एडिट करेंगे। जब मुझे प्रोफेसर विनय ने कहा अपने बारे में लिखने के लिए, तो मेरे को इतना अजीब लगा कि मैं अपने बारे में क्या लिखूं। एंथ्रोपोलॉजी, आई वॉज नेवर एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, और मुझे पता है जब तक मैं स्टूडेंट रहूँगा तब तक मैं सीखता रहूँगा। एंड अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी मुझे तो समझ नहीं आती, मुझे तो ये लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ कॉमन सेंस, सो हाउ कैन एनीथिंग बी बियॉन्ड दैट। लेकिन ही इंसिस्टेड। आप अपने बारे में कहना पता नहीं, आज तक मुझे पसंद नहीं है। जहाँ भी आप देखेंगे मेरा बायोडाटा बड़े बड़े लूप होल्स होंगे, लेकिन प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव ने ये मेरी एक किताब इन सर्च ऑफ आवरसेल्व्स, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसका भी एक इतिहास है। एक बार लखनऊ में EFCS की एक बैठक में मैंने प्रोफेसर मदन से कहा कि आपकी जो किताब है मजूमदार एंड मदन बहुत पुरानी हो गई है, बहुत अपडेट की ज़रूरत है, आप कब करेंगे उसको। उनने उल्टा मेरे ऊपर डाल दिया, वाई डोंट यू राइट अ बुक। मुझको चुभ गया, और ये उसका आउटकम है। और जब प्रोसेस में थी करीब करीब ख़त्म होने के, तो मैंने विनय भाई से कहा, विनय भाई इसमें क्या कंट्रीब्यूट करोगे? तो उन्होंने कहा मैं फॉरवर्ड लिखूँगा। और उसने जो लिखा मेरे बारे में, मैं एक पैरा उसके बारे में बताता हूँ। इन दोज डेज आई रोट एक्सटेंसिवली विद इन्वॉल्वमेंट विदाउट कंसीलिंग माई वैल्यूज़। माई वर्ड्स केम स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट. I have always stood for equality, freedom, justice, equitable distribution of resources. This would explain the immense popularity and success of my often quoted book, Who Cares for Tribal Development? My other writings have also been the same caliber, and so is appropriately titled this book. जहाँ जहाँ उसने हिम किया है मैंने उसको माई कर दिया है, आई माई मी वगैरह वगैरह। और वो जिस किताब को जो वो कोट कर रहे हैं वो ये किताब है, द मोस्ट पॉपुलर वन जिसको वो कहते हैं। और डॉक्टर BD शर्मा को भी ये किताब पसंद थी। और इस किताब की शुरुआत कैसे होती है? नाम ही बता रहा है, हु केयर्स। प्रीफेस जो मैंने शुरू किया है, what should one say about a system in which the constitution itself has bestowed on the president and the governors unlimited powers for protection and welfare of the tribal people, yet they have not been able to save the people from the exploitation and oppression of their own servants, and this historical task
has been accomplished only by the Naxalites in some areas. चौंकने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि had these words been written by an ordinary Indian, he would have been called by various names or labeled as Naxalite or even anti-national. But these are the comments of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and even these harsh words were not enough to start a nationwide debate. जब मैं 85 तक जब मैं अपनी जर्नलिस्टिक ड्यूटीज निभा रहा था, मैंने बहुत कुछ सीखा जर्नलिज़म में, और एक बात जो मैंने सीखी अपने गुरुजनों से जर्नलिज़म में कि अगर आप क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो उस बंदे को बुरा भी नहीं लगता तो क्रिटिसिज्म का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आज तक उसको फॉलो करता हूँ, लेकिन जब मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। मेरी इस किताब में एक चैप्टर का टाइटल है, क्या किसी एकेडमिक बुक में ये हो सकता है, लेकिन ये है, एंड दैट इज़ द ट्रूथ। और मैं एक और किताब लिख रहा हूँ, ट्राइबल्स वर्सेस डेवलपमेंट। नाम खुद ही क्लियर बता देता है। इसी तरह से ये जो मेरी किताब है जिसकी मैं बात कर रहा था, पिछले 7 साल में 5वां एडिशन है, ये अभी छठा आने वाला है। एंथ्रोपोलॉजी की कोई भी बुक ऐसी नहीं होती, इतनी पॉपुलर। अगर आपके स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी तो मैं ये कहूँगा कि दे आर मिसिंग समथिंग। और मैंने यहाँ एक जगह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है, स्टेट इज़ द बिगेस्ट टेररिस्ट। आप लोग चौंकेंगे, लेकिन गलत कहाँ है। इसका रेफरेंस मैं फ्यूचर में फिर कभी दूंगा। नक्सलाइट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था जिसमें मैंने ये बात उनसे कही थी। तो एक जो है पहली किताब जो मैंने लिखी थी, इट वाज दिस वन, इकोनॉमी एंड सोशल रिलेशंस, और काफ़ी पॉपुलर हुई थी। और फिर एक किताब मैंने हिंदी में लिखी, जैविक मानव शास्त्र, क्योंकि मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को अक्सर शिकायत रहती थी कि मैं अंग्रेज़ी में क्यों लिखता हूँ। तो मैंने जो है वो लिखी, और तब से जो है सारे अंग्रेज़ी के जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको अब ये परेशानी होने लगी है कि मैं ये किताब को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट क्यों नहीं करता। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें भी मेरा वही नज़रिया है। इसमें मैंने क्या लिखा है प्रीफेस में, प्रीफेस का हेडिंग है खेद सहित। क्षोभ होता है यह जानकर कि जो विज्ञान संपूर्ण सृष्टि को अपने में समेटे विश्व की किसी भी समस्या का समाधान खोजने में सक्षम हो, उस विज्ञान से संबद्ध राष्ट्रभाषा में लिखी गई एवं वर्तमान में उपलब्ध अंतर्वस्तु अथवा अन्य पाठ्य सामग्री का आकलन हो। संलग्न विषय सामग्री के विषय में हिंदी भाषा की पुस्तकों का अभाव तो है ही, साथ ही मानव शास्त्रियों द्वारा मूल लेखन की अक्षमता भी झलकती है, वगैरह वगैरह। चुभ जाती है लोगों को। मैं हमेशा कहता आया हूँ, सब्जेक्ट को पॉपुलर करना है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप लिखते रहिए, आप रिसर्च जर्नल्स में लिखते रहिए, करंट एंथ्रोपोलॉजी में लिखिए, आप अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में लिखिए, आप ह्यूमन हेरिडिटी में लिखिए, आप एंथ्रोपोजेनेटिका में लिखिए, कहीं भी लिखिए, सामने नहीं आइए, क्योंकि आपकी कमज़ोरियां सामने आती हैं। खैर, पहले मैंने जो वो न्यूज़ क्लिपिंग डाली थी तो आलोचना हुई थी, मैंने डालना बंद कर दिया। पर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो न्यूज़ क्लिपिंग होती हैं जिसमें जर्नल का रेफरेंस हो, रिपोर्ट का रेफरेंस हो, वो तो आपको गाइडलाइन दे रही हैं भाई। जिसका इंटरेस्ट वो आगे बढ़ के देख ले। अगले ही दिन मैंने पूरी रिपोर्ट डाल दी, तब कोई तारीफ भी नहीं, कोई आलोचना भी नहीं। गलत बात है ना।
अब जैसे पिछले संडे 2 न्यूज़ आई। एक तो न्यूज़ आई थी साइंस एडवांसेस में मल्टीपल जीन्स का इनहेरिटेंस आई कलर का। एक आई थी प्रोस बायोलॉजी में वायरस के बारे में। बायोसाइंसेस वालों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती थी, लेकिन जिस न्यूज़ की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा वो एक आर्टिकल था जो शायद कोई भी ना पढ़ता। स्टेट्समैन में आया था पिछले संडे, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है आप ये देखिए। बाई चांस नज़र पड़ गई थी इसलिए बता रहा हूँ। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स लेटेस्ट फ्यूचर ऑफ द जॉब्स रिपोर्ट 2020 highlights that speedy automation of the workforce would disrupt 85 million jobs in the next 5 years, in addition to the COVID-19 disruption of livelihood, and the dual disruption would transform tasks, jobs, and skills by 2025. But this robo revolution will also create 97 million new jobs in artificial intelligence, cloud computing, social media management, content writing, and green economy. In this scenario, critical and analytical thinking, creativity, and flexibility would be the most sought after skills. क्या आपको नहीं लगता कि आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे कॉम्पिटेंट बनाएं? किन किन जॉब्स के लिए ज़रूरत रहेगी, तो आप सिलेबस को मॉडिफाई करें, आप रिसर्च को मॉडिफाई करें, आप फोरम में डिस्कस करें, आप बुक्स पब्लिश करें, कुछ भी करें, नए तरीके तो लाने ही होंगे। और उसके लिए अगर ये गाइडलाइंस अगर आपके पास होती हैं तो आपको एक मार्गदर्शन मिलता है तो एक पैरा, लेकिन आप मान के चलिए कि आधे से ज़्यादा पेज का आर्टिकल है स्टेट्समैन में। और अगर आप आज की बात करें, EPW में 3 आर्टिकल हैं। लाइवलीहुड वल्नरेबिलिटीज ऑफ ट्राइबल्स ड्यूरिंग कोविड-19, challenges and policy measures, Dalit women and colonial Christianity, early Indians, the story of our ancestors and where we came from। ये एक बुक रिव्यू है कांचा एलैया का किया हुआ। ये ऑलरेडी इसकी बातें बहुत कुछ रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन वो आज भी पीछे बैठे हैं। लेकिन क्या बाकी के 2 आर्टिकल क्या नहीं लगता एंथ्रोपोलॉजिकल है? और EPW तो फिर मैगज़ीन है, एंथ्रोपोलॉजिकल लेबल भी नहीं है। प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव उसमें लिखते थे, प्रोफेसर खाखा उसी में लिखते हैं, वगैरह वगैरह। कर दीजिए रिजेक्ट। समस्या ये है, मेरा ये मानना है कि इश्यूज आर इम्पॉर्टेंट, पर्सन्स आर नॉट, थिंग्स आर नॉट। और हम लोगों के लिए उल्टा हो जाता है। मेरा ये मानना है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट या स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी वही है जिसके लिए इशू इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम लोग जो हैं पर्सन को देख के अपना ओपिनियन बनाते हैं। अच्छा, ये रूलिंग पार्टी ने कही है इसलिए सही है, ये अपोजिशन ने कही है ये गलत है, वगैरह वगैरह। और ज़्यादातर अखबार जो हैं कोविड-19 का साल परसों पूरा होने वाला है, परसों से परसों 25 तारीख को लॉकडाउन का 1 साल हो जाएगा, और उसके बारे में भरे हुए हैं आर्टिकल। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ उसी दिन मैंने सोचा कि क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं फैमिली और फैमिली रिलेशंस में, उसका जो है सर्वे किया जाए। और मैंने एकदम सर्वे शुरू कर दिया। पहला लॉकडाउन 3 वीक्स का था तो इम्पैक्ट ऑफ 3 वीक्स। दूसरा लॉकडाउन जो है 2 मंथ्स का, सेम पीपल, गिनती बढ़ गई, पहले करीब 150 से फिर करीब 300 हो गए। और तीसरा जो था आफ्टर 6 मंथ्स क्या इम्पैक्ट होगा उसका सर्वे। और अब टोटल नंबर जो है करीब 440 है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने सर्वे का क्वेश्चन ग्रुप में डाला था एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, नीता मवार मैम के अलावा किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। विनय भाई तो खैर विनय भाई हैं, वो हमेशा तैयार रहते थे।
बाकी किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने फॉर्म भी डाला था, मुझे नहीं लगता किसी ने जो है उसको ऑनर किया हो। ये तो हम लोगों का रवैया है रिसर्च के प्रति, बिकॉज पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट, इशू इज़ नॉट। कोविड आपके लिए कोई मायना नहीं रखता। अब परसों जो है इम्पैक्ट ऑफ 1 ईयर जो है वो साथ में जोड़ करके, एंड डेफिनेटली the conclusions which I am having, they are in contrast to whatever other studies have in terms of disruption of relations. खैर मैं धीरे धीरे चलूँगा क्योंकि मेरे अपने व्यवसाय की व्यवस्थाएं भी रहती हैं, और मैं ये चाहूँगा कि जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस आप लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं ये वहाँ प्रेजेंट करूँ पेपर को। और जहाँ तक मेरी अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की बात है, दैट आई स्टार्टेड इन उत्तराखंड, क्योंकि मैंने रिसर्च किया था। मेरा ये मानना है कि जब आप समाज से लेते हैं, विषय से लेते हैं, तो लौटाना भी चाहिए, और मैं वही लौटा रहा हूँ। और करीब 30 साल के करीब आप कह सकते हैं कि हमने वहाँ काम किया। और फिर पिछले 6 साल से हम लोग, हम नहीं, मैं अकेला, अब वो तो काम चल रहा है वहाँ पे, मैं झारखंड के बिरहोर के बीच और छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरबा और बिरहोर को अभी मैं खंगाल रहा हूँ, पूरा कोई योगदान नहीं है। और ये सारी मैं बातें आपसे करूँगा अगली बारी में। थैंक यू।